नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद डिंडोर है। मैं एज एमडी साइकियाट्रिस्ट गुजरात में लुणावाड़ा महिसागर डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का जो ये एपिसोड है वो साइको सोशल लीगल जो इशू बनते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल इशू के कारण जो सोशल इशू बनते हैं, फिर सोशल इशू के बाद जो लीगल इशू बनते हैं, उसकी एक इवेंट के मैं बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे एक क्लाइंट था, जो क्लाइंट को इमरजेंसी में लेके आए थे, फीमेल क्लाइंट थे, और क्लाइंट को गिडीनेस और गिर गए थे वैसा था, और सांस में दिक्कत हो रही थी, ब्रेथलेसनेस था। फिजिशियन को दिखाया था। फिजिशियन ने कहा कि हमारी ओर से कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सब क्लियर है। उनका एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि RS-CS सीनेस जो है वो क्लियर है। तो उन्होंने कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र किया। वो पेशेंट हमारे वहाँ पे आया था। वो पेशेंट का सुबह आने के बाद उनको मुझे बताया गया उनके रिलेटिव के थ्रू कि इनका आज दोपहर के बाद शादी है, तो आप कैसे भी करके उनको अच्छा कर दीजिए। अब जो क्लाइंट आए थे उनको कन्वर्जन डिसऑर्डर नाम की तकलीफ थी। ये कन्वर्जन एपिसोड जो हिस्टीरिया कहते हैं, वो कन्वर्जन डिसऑर्डर की तकलीफ थी। तो जब वो आए तो उनको काउंसलिंग, रीइंश्योरेंस थेरापी, रिलैक्सेशन थेरापी और ट्रीटमेंट देके उनको 2 से 3 घंटे में उनको रिकवरी अच्छी आ गई, जो वो एपिसोड में थी। अब ये इम्प्रूव होने के बाद उनके दोपहर के बाद शादी हो चुकी थी। उसके बाद वो 5 दिन के बाद अपने वहाँ पे फॉलोअप के लिए आए, और फॉलोअप में बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद वापस आए कि अभी हमें दवा रखनी कि नहीं रखनी। तो उनके पेरेंट्स और उनके रिलेटिव के साथ आए थे। ये सब होने के बाद थोड़े दिन के बाद उनके हस्बैंड आए कि भाई सर, आपके वहाँ पे मेरी वाइफ ने ट्रीटमेंट ली थी कि नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो प्रोफेशनल एथिक्स होता है, रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने मना कर दिया कि हम किसी भी क्लाइंट की, किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हम आपको नहीं दे सकते, भले आप उनके हस्बैंड हो तभी भी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक एडवोकेट के थ्रू मुझे नोटिस मिली कि हमारे रिलेटिव, जो हमारी वाइफ है, मेरी जो वाइफ है, उनका आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला था, उसका आप डॉक्यूमेंट दीजिए और वो हमें चाहिए। तो मैंने उस टाइम में लिखित नोटिस का जवाब एक रिटर्न नोटिस से मैंने दे दिया कि हम ये नहीं दे सकते। उसके बाद ये मुझे कोर्ट में से थोड़े महीने के बाद समन्स आया कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है। मीनवाइल ये हमें पता चला कि जब कोर्ट में हाजिर होना था, उससे पहले उनके रिलेटिव के थ्रू पता चला कि वो 5 दिन की शादी के बाद उन लड़की ने वहाँ से डाइवोर्स के लिए फाइल रख दी, डावरी डेथ का केस, डावरी का केस लगा दिया। और जो लड़का था, वो लड़की की जॉब चली गई, उसके माँ बाप ने डर के मारे उसको अलग कर दिया, निकाल दिया। अभी समझने जैसी बात है कि ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद ये हुआ कि लड़के ने कोर्ट में एप्लीकेशन की, अलग अलग शाखा है जहाँ पे, जैसे कि हमारी गुजरात मेडिकल काउंसलिंग है, यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने वहाँ पे भी एप्लीकेशन लिखी कि मुझे इसकी डिटेल चाहिए जो ट्रीटमेंट कराई थी वहाँ पे, मगर अकॉर्डिंग टू रूल्स हम किसी को वो दे नहीं सकते। अब समझने वाली ये बात है कि जब कोर्ट में मेरी वहाँ पे मेरा बयान लिया गया, तब ऐसा कहा गया कि इन लोगों ने कि भाई हमारी तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुई, हम वहाँ पे ये डॉक्टर के वहाँ पे हम मिले ही नहीं, ऐसा वो क्लाइंट ने कहा। अब मज़े की ये बात है कि जो हम जो OPD फाइल देते हैं, वो OPD फाइल जो हम लिख के देते हैं वो पेशेंट के पास रहता है। अगर वो इंडो ना किया हो तो वो OPD फाइल भी वहाँ पे उन्होंने कहीं पे प्रेजेंट नहीं की। अब मेरे पास उसकी एक जेरोस कॉपी थी, वो जेरोस कॉपी मैंने कोर्ट में बताई कि सर हमारे यहाँ पे ये ट्रीटमेंट दी हुई, और एक दूसरे फिजिशियन ने उनको भेजा था और ऐसा इम्प्रूवमेंट था, और ये जांच करने के लिए उनको कहा था, क्योंकि उनकी जो ब्रीफ हिस्ट्री निकालते हुए ऐसा पता चला था कि उनको शायद पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी तकलीफ हो। और अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री मुझे पता था कि ये दिक्कत होने के पीछे उनके पास्ट के जो रिलेशनशिप है वो भी एक जवाबदार थे। अब ये सब चीज़ जो नया पार्टनर वो नहीं जानता था, तो उसके कारण क्या हुआ कि शादी के थोड़े दिन के बाद, 5 या 6 दिन के बाद ही उनका झगड़ा हुआ वैसा बताया गया। मगर जब पता चला कि ओरिजिन में वो लड़की ने उसके हस्बैंड पे अटैक किया था फिज़िकल इंजरी करने के लिए, और वो लड़का डर के उन्होंने अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बताया, तो उन लोगों ने वो लड़की को वहाँ से ले गए और बाद में केस कर दिया था।
ये केस में लड़का इनोसेंट था, और इसको प्रूव करना बहुत टफ था क्योंकि उसके पास ऐसे कोई रीज़न नहीं थे जिससे, या तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं था जिससे वो प्रूव कर पाए, क्योंकि घर वालों को भी पता नहीं था कि चार दीवार में क्या हो रहा है हॉल में, और सब लोग डर रहे थे क्योंकि नई नई शादी हुई है, कोई लीगल केस हो जाए तो दिक्कत रहेगी। तो उसके मम्मी पापा ने भी मना कर दिया कि तू अपनी तरह से काम कर, ये तू हम पे मत डाल। तो वो लड़का अकेला हो गया था। तो उस टाइम में ये दिक्कत हुई कि अभी उसने प्रूव एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम एज ए डॉक्टर पे उन्होंने नोटिस भेजे थे, जिसका हमने जवाब दिया था। मगर ये जो केस था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से सीधा गया बाद में हाई कोर्ट में। अभी यहाँ पे ऐसा प्रूफ हुआ कि अगर ये तकलीफ है, अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो जिसमें बहुत सारी इम्पल्सिविटी रहती है, मूड स्विंग रहता है, खुद की सेल्फ इमेज बहुत पुअर होती है और हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, और खुद का कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, और ब्लेमिंग बिहेवियर ज़्यादा रहता है, डिफेम करना किसी को ज़्यादा रहता है, अपने इनर जो इंटेंशन होते हैं वो छुपा के रखते हैं और बाहर कुछ और बताते हैं। तो इसमें कोई ना कोई किसी बंदे को स्कैपगोट बना देते हैं। तो वैसा ये लड़के के साथ हुआ था। अब इसके पीछे होने के रीज़न में ज़्यादातर साइकोलॉजिकल इशू है। ये साइकोलॉजिकल इशू में जो एक तकलीफ है जो माइंड की, उसको कन्वर्जन डिसऑर्डर बोलते हैं, मगर उससे पहले भी कुछ किस्सों में ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत जवाबदार है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चीज़ अगर हम स्टेज पे ना लाए, रूल आउट ना कर पाए, तो पॉसिबल कि उनके साथ रहने वाले जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो ट्रैप बन जाते हैं, या तो ट्रैप में आ जाते हैं या तो स्कैपगोट बन जाते हैं, जैसे कि ये लड़के का हुआ था। अभी ये लड़का, उस पर केस होने के कारण उसकी गवर्नमेंट, उसके साथ जॉब प्राइवेट चल रही थी, वो उसकी वहाँ से छूट गई क्योंकि फिर वो शायद कुछ महीने जेल में भी रहा। मम्मी पापा ने मना कर दिया कि तू अपनी तरफ से कर ले। तो लड़का टोटली अकेला हो गया था क्योंकि उसको इतना लोकल नॉलेज भी नहीं था। अब दिक्कत ये थी कि उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव कैसे करके, उसने कुछ नहीं किया। मगर ये चीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत वो लड़के को, तो एविडेंस कहाँ से कलेक्ट करे और कैसे कलेक्ट करे। तो उसने एक गलत रास्ता अपना लिया कि उसने सब डिपार्टमेंट में डॉक्टर के अगेंस्ट में उसने एप्लीकेशन कर दी कि ये डॉक्टर ऐसे प्रैक्टिस कर रहे, मुझे डिटेल नहीं दे रहे। ये वो इलीगली तो कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि इलीगली था, मगर उससे कुछ परिणाम नहीं आएगा क्योंकि उसको पता नहीं था कि कोई भी डॉक्टर कोई भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, जो राइट टू प्राइवेसी, वो सिर्फ कोर्ट के अलावा किसी और को दे नहीं सकते। या तो कुछ कंडीशन में जहाँ पे पेशेंट को रिस्क हो या उसके कारण किसी और को रिस्क हो, तभी बता सकते हैं वो अथॉरिटी को। तो वो डिटेल उसको पता थी या नहीं पता नहीं थी, वो नहीं पता था, मगर ये बहुत गलत तरीके अपनाए थे। मगर जब कोर्ट में ऐसा प्रूव की हुआ कि भाई उन्होंने ट्रीटमेंट ली थी जो कन्वर्जन डिसऑर्डर थी, और साथ में जांच करने के लिए भी डॉक्टर ने एमडी कंसल्टेंट जो न्यूरो साइकेट्रिस्ट से उन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, जब उसका पर्सनालिटी टेस्ट किया गया तो वो लड़की को क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर निकला था। तो ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर था उसके कारण ऐसा कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है। वो जब जब कोई घटना बनती है, जब कोई डर लगता है, इनसिक्योर होता है, एंजाइटी होती है, जब खुद पे अटैक हो रहा है साइकोलॉजिकल इमोशनली, तब ये ऐसी चीज़ें बनती है। तो उसमें जो इनोसेंट लोग होते हैं वो कभी कभी उसके स्कैपगोट या तो विक्टिम बन जाते हैं। तो ये केस में वो लड़का भी वैसे बन गया था। अब जब ये प्रूव हुआ कि उसको ये दिक्कत थी, तब जाके वो लड़के को वो इनोसेंट पाया गया। हाँ, लड़की को भी अभी जुर्माना हुआ, कुछ हुआ कि नहीं वो नहीं पता, उनमें शायद ट्रीटमेंट देने के लिए एडवाइस दी गई होगी, मगर इस चक्कर में वो जो लड़का था वो बहुत परेशान हो चुका था। तो मित्रों, आपको बताने का यही कारण है ये स्टोरी कि साइकोलॉजिकल इश्यू के कारण बहुत सारे सोशल इश्यू बनते हैं, और ये सोशल इश्यू में कभी कभी अपने ही लोग वो चीज़ का सही तरह से, वो तकलीफ़ का सही तरह से सॉल्यूशन निकालने की जगह पे, सर्वाइव लेने की जगह पे, वो किसी थर्ड पर्सन को स्कैपगोट बना देते हैं, विक्टिम बना देते हैं, ब्लेमिंग करके, उसका मिसयूज़ करके, इसका इमोशनली हर्ट करके, सोशल डिफेम करके, साइकोलॉजिकली उसका इमोशनल अब्यूज़ करके। तो ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कारण कभी कभी अपने साथ वाले लोग जो होते हैं वो शिकार हो जाते हैं, और जिसके कारण बाद में सोशल इश्यू बनते हैं। और सोशल इश्यू में क्या होता है कि हर इंसान
अपने जो सगे वाले होते हैं या अपनी तरह सोचने वाले होते हैं उनको मदद करता है। जिसमें सही इशू साइड में रह जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और अगर ये सोशल इशू अगर सोल्व नहीं हो पाया या तो किसी को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा जो इनोसेंट है, तो लीगल इशू बन जाते हैं। अरे लीगल इशू ना बने तो सामने वाला इंसान कभी कभी हार्ट अटैक में गुजर जाता है, कभी कभी डिप्रेशन में आ जाता है, कभी कभी सुसाइड कर लेता है, कभी कभी वो रिलेशन से भाग जाता है। तो ऐसे बहुत साइकोलॉजिकल इशू भी बनते हैं जो सामने वाले पार्टनर में बनते हैं। मगर जनरल पीपल में ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि मानसिक बीमारी में पागलपन की बीमारी हो, मैनिया जैसे कोई बीमारी हो जो सब लोगों को देखने पे पता चल पाए कि कुछ दिक्कत है बिहेवियर डिस्टर्बेंस के कारण, तो वैसी नहीं होती। ये तकलीफें ज़्यादातर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है वो परसेप्शन, थिंकिंग पैटर्न और रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते हैं, जो इमोशन उसके साथ जुड़ी होती है। उसमें खास करके एक इम्पल्सिविटी रहती है, लैक ऑफ एम्पैथी रहती है, कॉग्निशन डिस्टोर्ट रहता है, मतलब थॉट पैटर्न बहुत एबनॉर्मल रहता है, परसेप्शन भी रॉन्ग रहता है ज़्यादातर, और इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये जनरली ज़्यादातर चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण होता है, जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, जो खास करके पेरेंट के साथ जुड़े होते हैं, उनके एक्सपीरियंस होते हैं या तो उनका अपब्रिंगिंग होता है कैसा, और चाइल्डहुड में क्या क्या घटना बनी होती है पेनफुल, उससे जुड़ा होता है। मगर वही चीज़ शादी के बाद सप्रेस जो हुई होती है, वो शादी के बाद या तो बड़े होने के बाद वो सप्रेस की हुई चीज़ कभी कभी दूसरी जगह पे इनडायरेक्टली निकलती है, और जो जिस तरह पेनफुल हर्ट हुआ था वैसे ही तरह से उनका रिएक्शन आज भी होता है, क्योंकि वो सही तरह से रिजोल्व नहीं होता जो इमोशनल ट्रॉमा होता है बचपन में, तो जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत होती है। और ये चीज़ें समझने में सोसाइटी और लीगल वे में समझने में भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसका बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है। हाँ, मेंटल इलनेस के बारे में बनी हुई है, मगर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जुड़ी हुई है ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉलिसी अभी तक बनी नहीं हुई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ अच्छी तरह जिए और आपके साथ वाले लोग भी अच्छी तरह जिए, तो आप सबसे पहले अपने पर्सनालिटी के बारे में अवेयर बने, और आपकी पर्सनालिटी के कारण आजू बाजू लोगों पे क्या इफेक्ट हो रही है, सही और गलत, उसके बारे में भी आप जानें। और आप इसके बारे लिए आप खुद का भी पर्सनालिटी टेस्ट करवा सकते हो, जो गवर्नमेंट में फ्री में हो जाता है। तो और आप अपने रिलेटिव का भी करवा सकते हो, जिससे आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में पता चले। ज़रूरी नहीं है कि पर्सनालिटी टेस्ट या डिसऑर्डर हो वो मिटे नहीं, वो काउंसलिंग करने के साथ साथ अगर आप अपने बिहेवियर में चेंज करना चाहते हो तो थोड़ा पीरियड रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल में, और बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है, जिससे आपका और आपके फैमिली का जो आज प्रेजेंट में है उसका फ्यूचर भी अच्छा हो सकता है और प्रेजेंट भी अच्छा हो सकता है। नहीं तो कभी के पास जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उसके इफेक्ट आज के प्रेजेंट में बहुत होती है, जो बहुत नेगेटिव होती है। तो आप इसके बारे में जानिए, अवेयर बनिए। थैंक यू।